चलो फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं डिस्कस, पे अटेंशन एवरीवन। हमारी कंट्री की करेंसी कहलाती है डोमेस्टिक करेंसी। इसको कहते हैं लीगल टेंडर। लीगली सामान खरीदने बेचने में जो चीज़ इस्तेमाल हो उसको कहते हैं टेंडर के लिए यूज़ की गई माध्यम। सो इट इज़ लीगल टेंडर। हमारी कंट्री के अलावा विश्व की जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है हमारे लिए वो फॉरेन करेंसी है। ये करेंसी जो है अलग अलग देशों की अलग अलग है। आप पॉपुलरली सुनते हैं यूएस का डॉलर, अमेरिकन डॉलर, अलग अलग कंट्रीज़ का आप सुनते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है दो करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेशियो है। एज इन अगर मुझको घूमने जाना यूएस से तो वहाँ मेरा इंडियन रुपी सिर्फ कागज़ की औकात रखता है। वहाँ के शॉपकीपर इंडियन रुपी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये क्या चीज़ है, हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, तो मुझे वहाँ पे डॉलर लेके जाने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई मैं वहाँ इंडिया की सरहद छोड़ने के पहले आई विल गो टू द गवर्नमेंट एंड आई विल गिव टू द SBI हु डज इट मेजरली, RBI का एजेंट है SBI, तो आई विल गो टू प्लीज़ पे अटेंशन। आई विल गो टू देम एंड आई विल से कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं, आप ये रुपए ले लीजिए और 1 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर डॉलर दे दीजिए। तो देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज रेशियो कि $1 60 रुपए का है, 70 का है, 80 का है, कितने का है, तभी तो वो मुझे दे पाएंगे मेरे बदले में। तो दैट रेशियो इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज़ द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। किसी भी रूप में आप बोल दीजिए, इट इज़ द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन टू करेंसीज। It is the rate at which one unit of a currency can be acquired. Example, $1 is equal to 80 रुपये। ऐसे करके आप रेट लिख के जाएंगे। ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, कितने तरीके से ये रेट तय होता है? ये रेट 3 तरीके से तय होता है। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, इसके बारीक क्वेश्चन आते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट इस रेट को फिक्स करती है और गवर्नमेंट एक बार जब फिक्स कर देती है तो बहुत लंबे अरसे तक वही रेट चलता है, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि मैंने आज 29 दिसंबर को कोई ट्रांजैक्शन किया, आज डॉलर 70 रुपये का है एग्जाम्पल के लिए, मुझे उसका पेमेंट करना है 6 महीने बाद, क्रेडिट पीरियड मिला है मुझे। 6 महीने बाद जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो $1 हो गया 70 की जगह 80 रुपये का, तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ा कि मुझे इतने महंगा में डॉलर अरेंज करके सामने वाले का पेमेंट करना पड़ा। तो मुझे लगेगा ये फ़ॉरेन के झंझट में पड़ो ही मत, और इंटरनेशनल ट्रेड सफ़र होगा। लोग कहेंगे ये बहुत झंझट का काम है, दूसरी करेंसी का ट्रांजैक्शन करो ही मत। तो इतने फ्लक्चुएशन को एक्सपोर्टर इंपोर्टर डील नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट बीच में कूद के रेट फिक्स कर देती है। इससे स्टेबिलिटी आती है मार्केट में, मगर गवर्नमेंट को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो ये कि गवर्नमेंट को अपने भंडार में, अपने ट्रेजर में हमेशा स्टॉक रखना पड़ता है ऑफ फॉरेन करेंसी। पूछो क्यों? गवर्नमेंट ने रेट कह दिया $1 70 रुपये। सभी को पता है डिमांड सप्लाई का बेसिक नियम कि अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी सप्लाई कम कर लो। तो अमेरिका ने इसको समझते हुए मार्केट में से डॉलर खींच लिए पीछे। तो जैसे ही मार्केट में सप्लाई कम हुई डॉलर की, तो डॉलर का रेट स्पाइक कर गया। गवर्नमेंट ने कहा था कितना रखेंगे, $1 70, और वो कितना हो गया 90। गवर्नमेंट की ज़बान तो ठाकुर की ज़बान, गवर्नमेंट को अपनी बात निभानी थी, तो उन्हें अपने भंडार में से स्टॉक रिलीज करना पड़ा डॉलर का, ताकि रेट वही आ जाए जो उन्होंने खुद ने कहा था। तो इस चक्कर में, इस मेथड में गवर्नमेंट को हैवी रिजर्व्स रखने पड़ते हैं अपने भंडार में, और हमारी खुद की इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्ट हो जाती हैं इस निकालने के कारण। क्योंकि आपको पता है कि नोट छापने के लिए भी गवर्नमेंट को 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, गोल्ड और फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का। अब ये बीच बीच में से रिजर्व खाली होता जाएगा तो हमारी नोट प्रिंटिंग हमारे हिसाब से नहीं चल पाएगी। बोलो हाँ या ना? तो ये इस मेथड का एक नुकसान है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इसको हार्ड पेग कहते हैं। और इसके 2 तरीके हैं। अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से लिंक किया जाए तो इट इज़ कॉल्ड पेगिंग,
जैसे कि $1 इतने रुपए के बराबर है, दिस इज कॉल्ड पेगिंग। और अगर हम ऐसे कहें कि $1 इतने गोल्ड के बराबर है तो उसको बोलते हैं एट पार, पैरिटी वैल्यू। ओके, सो ये एक जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो एक ब्रेटन वुड्स एक जगह है जहाँ पे कन्वेंशन हुई थी जिसमें ये हुआ था। सो अब आप इतनी सी बात इसमें याद रखिए, कीवर्ड्स। कौन रेट फिक्स करता है? इससे स्टेबिलिटी रहती है या इंस्टेबिलिटी? उस स्टेबिलिटी की कॉस्ट गवर्नमेंट क्या चुकाती है? फॉरेक्स रिजर्व उनको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, ये उसकी कीमत है। इसको हार्ड पैक कहते हैं। और अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में आते ही रहते हैं। सो पहला एडवांटेज स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबल होता है तो लोगों को लगता है कि फॉरेन से ट्रांजैक्शन करना बढ़िया रहेगा, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों प्रमोट होते हैं। ऑल्सो इससे जब रेट बढ़ना ही घटना नहीं है तो लोग सट्टा नहीं कर पाते, वरना लोग कितना रेट होगा और कितना नहीं होगा उतने पे ही सट्टा कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें प्रिवेंट होता है दिस थिंग। और कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ये बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है क्योंकि उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर हेडेक बहुत रहता है, तो आप तो ये शुरू की इतनी पॉइंट याद कर लीजिए। नुकसान क्या है कि इसमें फॉरेस्ट रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है और रेट फिक्स करना छोटी बात नहीं है, टफ जॉब। तो ये आप याद रखेंगे, यस और नो? द सेकेंड रेट इज द फ्लेक्सिबल रेट। फ्लेक्सिबल रेट का मतलब होता है जिसमें मार्केट के जो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के, वो रेट उनके इंटरसेक्शन से डिसाइड होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, कभी 60 है, कभी 65 है, कभी 70 है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ। किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का सोचा, उसके पिताजी ने 50 लाख का बजट बनाया, डॉलर में पेमेंट होना था। जब फर्स्ट ईयर की फ़ीस भर दी, सेकेंड ईयर में बच्चा वहाँ था और डॉलर के रेट बढ़ गए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, तो वो 50 लाख की फ़ीस उनको पढ़ने गई 65 लाख, 15 लाख एक्स्ट्रा वो दे नहीं पाए और बच्चे को बीच कोर्स छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ा। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेकों नुकसान हैं जो आदमी को होते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट को बहुत वोलेटाइल बनाता है, लोग फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन सबसे डरते हैं और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट कहती भैया तुम लोग समझ लो आपस में। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बिटवीन द ओपन मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इज दैट क्लियर? अब इसके नुकसान पिछले वाले से बिल्कुल उल्टे। पहला नुकसान, मार्केट में इंस्टेबिलिटी। कोई दिक्कत? इंस्टेबिलिटी के कारण फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड डिस्करेज होता है और सट्टा बढ़ता है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो मार्केट के जो सटोरी हैं वो आर्टिफिशियल सप्लाई, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके रेट को ऊपर नीचे करते हैं, कमाते हैं वो इससे। और इसका एडवांटेज एक ही है, गवर्नमेंट को रिजर्व नहीं रखना पड़ता। तो एक को पढ़ लो तो दूसरा सारे उसके उल्टे हैं। ऑलराइट, तीसरा इज मैनेज्ड फ्लोटिंग विच इज कॉल्ड सॉफ्ट पेग। मैनेज्ड का मतलब होता है पहले गवर्नमेंट फ्री छोड़ देती है कि भैया तुम लोग समझ लो। जब ऐसा लगता है कि ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, कभी डिमांड डॉलर ऊपर कभी नीचे, डॉलर का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, इट्स फॉर ऑल करेंसीज। तो जब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बाद में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऐसा हाइब्रिड बिटवीन द फर्स्ट टू। तो बस ये इसका याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। बताइए तीनों मेथड क्लियर हैं? कौन कौन से मेथड हैं? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का पर्यायवाची है फ्लोटिंग। नाउ डिमांड फॉर फॉरेक्स, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के रुपयों से काम हो जाना चाहिए। हमें क्या पड़ी है कि हमको फॉरेन करेंसी चाहिए साहब, जापान का यूरो चाहिए, जापान का वो क्या वो येन चाहिए। क्यों चाहिए? वाई? क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के कारण फॉरेन ट्रांजैक्शन इतने करने लगे। 1991 की हमारी जो पॉलिसी थी LPG, उसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया। तो फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ आने लगी, हम कंपनीज यहाँ आने लगी, हम बाहर जाके बेचने लगे सामान। तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के कारण हमें दूसरी करेंसी की नीड पड़ी। अगर अब मुझको जापान से कुछ खरीदना है तो येन में ही पेमेंट करना पड़ेगा ना, इसलिए ज़रूरत पड़ी। तो डिमांड फॉर फॉरेक्स इमर्जेस फ्रॉम इम्पोर्ट, अगर मुझे कुछ खरीदना है, टूरिज्म, अगर मुझे घूमने जाना है,
इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना है, इंडिया में अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है और सेफ नहीं लग रहा है मार्केट, तो मैं बाहर जाके इन्वेस्ट करूँगी। फिर सट्टा क्यों ना फ़ायदा उठाएं। अगर हमको ये नॉलेज है कि इंडिया में डॉलर 80 रुपये का है और वही डॉलर चाइना में सुबह 65 रुपये का है, तो 15 रुपये का रेट डिफरेंस आर्बिट्रेज विच इज कॉल्ड, हम क्यों ना फ़ायदा उठाएंगे। लोग अपनी कॉमर्स की और इकोनॉमिक्स की अकल से यही तो सब फ़ायदा उठाते हैं। तो दैट इज़ वाई सट्टे के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं, और ट्रांसफ़र करने के लिए भी, अगर हमको किसी को फॉरेन में कुछ भेजना है रेमिटेंस, तो उसके लिए ये उसके रीजंस है। डिमांड कर्व कैसा होता है फॉरेक्स का, जस्ट लाइक द नॉर्मल डिमांड कर्व। 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी इनवर्स रिलेशन होता है, ग्राफ नीचे आता है, तो डॉलर को भी एक कमोडिटी मानिए और उसका डिमांड कर्व भी नीचे आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई? बिकॉज डॉलर का रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, डॉलर का रेट कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आज अगर डॉलर 80 रुपये का है, सडनली डॉलर का रेट हो जाए 60 रुपये, तो आपको लगेगा फॉरेन से कोई भी आईफोन खरीदना है, कुछ भी फॉरेन से खरीदना है, तो वो आपको सस्ता पड़ रहा है ना, तो आप और खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। तो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ रहा है ना, पहले जितना पड़ रहा था उसकी तुलना में, तो आप मोटिवेट होंगे कि मैं और खरीदूं। दैट्स वाई अगर प्राइस गोज डाउन तो डिमांड गोज अप लाइक एनी अदर नॉर्मल कमोडिटी। अब ये हो गई डिमांड की बात, अब आती है सप्लाई की बात। हमारे पास इंडिया में बैठे बैठे कहाँ से आता है डॉलर? इंडिया में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे टूरिज्म, अब जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरा विश्व में जितने भी लोग हैं एक बार तो विजिट इंडिया करेंगे ही, टूरिज्म विल स्पाइक, तो हमारा जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो तो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी 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 बिग मूवमेंट, तो वो जो जगह है अयोध्या, वहाँ के लोग तो अरबपति होने ही वाले हैं। बट खैर उन्होंने इतने साल इंतज़ार भी किया है, बट उनकी जो पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई ना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे पास कहाँ से आएगा? जब भी हम कुछ बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे, जैसे कि वृंदावन मथुरा में इतने लोग आते हैं, इंडिया में ताजमहल 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, आगरा, इतने लोग घूमने आते थे, तो उसकी वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। यूनिलैटरल पेमेंट भी हमें मिलते हैं, एड, हेल्प, ये सब। तो इसका जो वो है कर्व, जस्ट लाइक द नॉर्मल सप्लाई कर्व, अपवर्ड राइजिंग है। अपवर्ड राइजिंग कर्व कब होता है? व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस। यही पढ़ा था 11th में, प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। तुम कहोगे हाउ मैम? $1 50 रुपये का एग्जाम्पल, अब हो गया $1 70 रुपये का, प्राइस बढ़ गई, बोलो हाँ या ना? तो एक फॉरेनर जो पहले इंडिया आता, उसको $1 में 50 रुपये के लायक गुड्स मिल रहे थे, अब उसको $1 में 70 रुपये के लायक गुड्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो वो डॉलर ही है, पर उसको ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं ना, 20 गुड्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो सोचेगा सारी कंट्री छोड़ो, इंडिया से ही खरीदो, तो इंडिया के पास सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन गुड्स विल बिकम चीपर फॉर फॉरेनर्स। क्लियर है ये बात? ऑलराइट, सो बेटा डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट सेट हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? तो जो हमने चैप्टर में पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। 3 तरह से रेट सेट होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फर्स्ट 2 के, तीसरे को हाइब्रिड बोलते हैं, ये बात पता होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई के ग्राफ पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे कि फॉरेक्स रेट में चेंज हो जाए तो नेशनल इनकम और बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब मुद्दों में क्या क्या होता है। 11th क्लास में लौट के चलिए। नॉर्मल एक कमोडिटी है, जैसे कि कोई कैलकुलेटर है, ऐसे $1 है, स्क्रीन पे देखिए, ये इनिशियल ब्लैक में इनिशियल इक्विलिब्रियम था E1, ये क्वांटिटी थी, ये रेट था, ये चल रहा था सिचुएशन। रेट सपोजिंग था $1 50 रुपये। सडनली हम इंडियंस को लगा कि हमें गोल्ड खरीदना है, और गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर इस वक्त यूएसए के पास है, तो हमने अपने डॉलर की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि डॉलर चाहिए था गोल्ड खरीदने के लिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई।
डिमांड बढ़ती है तो 11th में सीख के आए थे, राइट शिफ्ट होता है डिमांड कर्व का। जैसे ही राइट शिफ्ट हुआ तो न्यू इक्विलिब्रियम आ गया E2, तो डिमांड बढ़ी तो उसके कारण प्राइस भी बढ़ के हो गया 70। तो हम खुद इंडियंस अपने पतन का कारण हैं। आज हम USA से सभी प्रकार के गुड्स खरीदना बंद कर दें तो हमको डॉलर की क्या ज़रूरत है? और जब हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं होगी और डॉलर की डिमांड, ये डिमांड थी, ये लेफ्ट शिफ्ट होके कम हो जाएगी तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हम इंडियंस अपने पतन का खुद ही कारण है, क्योंकि हमें शो ऑफ करने के लिए US के ही गुड्स खरीदना है। हम इंडियन गुड्स से संतुष्टि नहीं हो पा रहे, तो हमें वही खरीदना है। आगे बढ़े तो बताइए आप मुझे कि शांत, ये अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, रेट बढ़ेगा या घटेगा? अरे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो ये राइट साइड जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा ना। कैसे कर रहे हो बच्चों? डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो उसकी वैल्यू, डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो उसका रेट या उसकी वैल्यू। तो बस इतने बेसिक्स पकड़ के चलना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक बार जब रेट तय हो जाता है सुनिए ध्यान से, फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंजेस, एक बार रेट फिक्स होने के बाद वो हमेशा फिक्स नहीं रहता। तो हम डोमेस्टिक करेंसी के एंगल से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक करेंसी में अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो दो रेट में चेंजेस होते हैं, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल, वो जो सेकंड वाला रेट था जिसमें मार्केट में डिमांड सप्लाई से तय होता था रेट, उसमें रेट अगर एप्रिशिएट हो और डेप्रिशिएट हो तो इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक करेंसी का रेट बढ़ जाना इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हैपन्स इन फ्लोटिंग, वो सेकंड वाला मेथड। डेप्रिसिएशन नाम से स्पष्ट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एप्रिसिएशन में क्या असर होता है ये तुम्हें आज बिल्कुल याद करके ही ये साल खत्म करना है, एकदम कंठस्थ जिंदगी भर के लिए। एप्रिसिएशन, $1 50 रुपए का था, अब $1 40 रुपए हो गया। इंडिया का रुपया एप्रिशिएट हो गया, क्योंकि जो चीज खरीदने में 50 रुपए लगते थे अब वो 40 रुपए में हम खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड। बोलिए हाँ या ना? $1 50 रुपए का था, $1 40 का हो गया। जो चीज़ खरीदने में पहले 50 रुपए लगते थे अब वही चीज़ 40 में मिल रही है, तो हमारा रुपी पावरफुल हो गया है। दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। अब आप इसके इम्पैक्ट देखिए, इंडियंस को क्या लगेगा, फॉरेन से खरीद लें कि नहीं? हाँ, तो इंपोर्ट। अभी अभी आप मेरे साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ के आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट साइड पे आता है इंपोर्ट। इसका मतलब आप अगर बाहर से ज्यादा खरीदेंगे तो आपके फॉरेक्स बहेगा कंट्री में से। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरा, फॉरेनर्स के लिए जो $1 में 50 रुपए की चीज खरीद पाते थे अब कितने की खरीद पा रहे हैं? 40 लायक। तो उनको लगेगा इंडिया की गुड्स बहुत महंगे हैं, चलो चाइना से खरीद लो। तो इंडिया उनको कम बेच पाएगी तो एक्सपोर्ट घटेगा, तो नेशनल इनकम घटेगी। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। बताइए, एप्रिसिएशन हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं, इंडिया के हिसाब से या फॉरेन के हिसाब से? हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना। तो इंडिया एप्रिशिएट तब होगी जब डॉलर का रेट ऐसा हो जाएगा 50 से 40। हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम फंडामेंटल बात है, आपको पूरी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन आप बिल्कुल रट लीजिए। इंपोर्ट 50 से 40 हुआ डॉलर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम। याद कर लीजिए, अभी जब सस्ती मिल रही है चीज तो इंडियंस बाहर से खरीदेंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट घट जाएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए इंडियन गुड्स महंगे हो जाएंगे और हम बेच ही नहीं पाएंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी कैसे? याद रहेगा एवरीवन? डेप्रिसिएशन।
हमारी कंट्री की वैल्यू घटना इस डेप्रिसिएशन। $1 50 का था, अब $1 70 का हो गया। जो चीज़ हम 50 रुपये में खरीद पा रहे थे उसे खरीदने के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब हमारे रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो ये हमारे लिए दुख की बात है डेप्रिसिएशन, बट इसके कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं। अगर $1 50 का था और $1 70 का हो गया, हम तो डेप्रिशिएट हो गए, बट फॉरेनर्स के लिए इंडियन गुड्स क्या हो गए, तो वो हमसे और खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट, और हमारे लिए फॉरेन गुड्स महंगे हो गए तो हमारा इंपोर्ट, तो हमारा बीओपी सुधरेगा, नेशनल इनकम सुधरेगी। ओके, तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि डेप्रिसिएशन से कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सुधरेगा क्योंकि इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब इसी बात को फर्स्ट वाले मेथड में नाम चेंज कर दिया, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। बात वही है बट गवर्नमेंट कर रही है खुद अपने हाथों से, तो उसको कहेंगे डिवैल्यूएशन। जो इंडिया ने 1991 में 19% डिवैल्यू किया था, गवर्नमेंट ने 19% डिवैल्यू किया था, रुपये अपने हाथों से खुद अपनी वैल्यू गिराई थी, क्योंकि वैल्यू गिराने से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, वो बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो नाक थोड़ी कट लो, कोई बात नहीं, कंट्री के खातिर। तो डिवैल्यूएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। दोनों में एक ही अंतर है, वहां मार्केट ने किया, यहाँ गवर्नमेंट ने किया, बस इतना है, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ओके, दोनों में डिफरेंस पता ही है आपको, एक रिडक्शन है, एक डिवैल्यूएशन वो है इंक्रीज। प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन? दोनों में वैल्यू ऑफ द करेंसी बढ़ रही है या घट रही, बट मार्केट अलग अलग है। पहला कौन से में हो रहा है डिवैल्यूएशन, फिक्स एक्सचेंज रेट, और डेप्रिसिएशन फ्लोटिंग एक्सचेंज। यही डिफरेंस है बस, कि करने वाला कौन है, एक में गवर्नमेंट कर रही है, एक में ओपन मार्केट फोर्सेस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है, जैसे कि सब्जी खरीदते हैं उसे सब्जी मंडी बोलते हैं, अनाज खरीदते हैं उसे गल्ला मंडी बोलते हैं, हाँ या ना? इसी प्रकार से जिस जगह पर फॉरेन एक्सचेंज खरीदा बेचा जाता है उस वर्चुअल जगह को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह का होता है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। आज 29 को मैं यूएसए से एक कैलकुलेटर ख़रीदूँ और मैं पेमेंट भी आज ही सेटल कर दूँ, आज या कल में, एक दिन के गैप भी चलता है, तो इट इज़ कॉल्ड स्पॉट मार्केट। उसमें रेट चेंज नहीं होता ना, जो रेट है वही रेट है। बट फॉरवर्ड मार्केट, सामान मैंने आज खरीदा पर उसका सेटलमेंट मैं 3 महीने बाद करूँगी फ्यूचर में, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट जो होता है उसमें फ्यूचर में रेट चेंज हो सकता है। इसी अनिश्चितता के कारण गवर्नमेंट पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करती थी। ओके, तो फॉरवर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है। कौन सा वो मेथड है जिसमें आज का ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पे सेटल होगा? फॉरवर्ड मार्केट। बस ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड, इसके 3 फंक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। पहला इज हेजिंग। हेज का मतलब होता है हमारे घर में अगर कोई गार्डन है तो गार्डन की बाउंड्री बनाते हैं ना अपन, उसको अपन हेज बोलते हैं, ताकि कोई स्ट्रेंजर या कोई स्ट्रे डॉग्स या कोई भी एनिमल्स हमारी गार्डन को ख़राब ना कर दें। ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन का मात्र इतना मतलब है बच्चे कि हम अगर इंडिया में हैं और अगर हमें जापान से कोई ट्रांजैक्शन खरीदना है, मतलब सामान खरीदना है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के एजेंट पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। 1-2 नंबर के ऊपर का टॉपिक नहीं है, इसलिए बस 1-2 लाइन पढ़ना है तुम्हें। इसीलिए कीवर्ड की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को इतना छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक कर दिया है कि जरा सा पढ़ के बच्चे का काम चल रहा है। इसलिए कीवर्ड की अब बहुत इंपॉर्टेंस। पहले तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता नहीं था, 6 नंबर के क्वेश्चन ही 4 या 5 आते थे, तो आदमी कैसे रट लेगा? उसको तो समझ आएगा तो ही वो लिख पाता था। बट अब इतना पैटर्न चेंज हो गया, उसमें भी इंटरनल इतनी चॉइस है
कि ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा अगर 95 ना क्रॉस करे तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है अगर मैंने कोई सामान खरीदा, मेरे पास इमीडिएट पेमेंट की सिचुएशन नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो एजेंट हैं वो आपको शॉर्ट टर्म 3 महीने का उधार दिलवा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट फंक्शन। तो बस ये आपको मैंने नोट्स में शॉर्ट में लिखवाया ही है, दैट्स इट। तो ये चैप्टर बस इतना ही है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।